हाय एवरीवन। तो चलिए आज हम आप लोग के साथ डिस्कशन करेंगे सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के बारे में सारे डिटेल्स जो है, सारे पॉइंट्स जो है मैं आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सिंधु सभ्यता के बारे में हम जानेंगे। सिंधु सभ्यता जो है आपको इससे भी बड़े बड़े सभ्यता है जिसको जानने के विश्व के स्तर पे है। तो पहले हम भारत का जानते हैं कि भारत में सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता है, जिसको हम जानेंगे कि कैसे कैसे इसकी खुदाई हो, किसने खुदाई की, जितने भी पॉइंट होते हैं आपको यहाँ से समझ में। क्योंकि क्या होता है जब आप बुक पढ़ने बैठेंगे तो उसमें बहुत सारे मतलब कहते हैं अंदर में कन्फ्यूजन होगा क्या पढ़े क्या है, क्योंकि बहुत सारे दिए रहते हैं। थोड़ा सा आपको समझ में थोड़ा देर के लिए नहीं भी आएंगे। जो शुरुआती बच्चे उसे बहुत ही दिक्कत होता है तैयारी करने के दौरान। तो क्या करते हैं, जैसे हम आप लोग के लिए क्या करते हैं कि सारे बुक पढ़ते हैं, 4-5 बुक पढ़ते हैं, टीचर्स वगैरह बड़े बड़े टीचर्स को देखते हैं, सारे बात को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा सा आप लोग के लिए नोट्स बनाते हैं जिसमें आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकेंगे या अच्छे से आप लोग को सारी सुविधा मिले और आप लोग ऑफिसर्स बनने की सुविधा ना खोए। ये उन बच्चों के लिए है जो बीपीएससी से लेकर एसएससी जो भी तैयारी करते हैं, तक सीटेट में भी आपको जो मतलब सोशल साइंस वगैरह रहता है उसमें आपको पूछेगा या कुछ भी आपको पूछ सकता है। और जो बच्चे लोअर क्लास के 10th क्लास के नीचे उसके लिए भी, क्योंकि अगर आगे मोटिव है कि हम आईपीएस आईएएस बने तो उसके लिए भी ये बहुत ही आपको लाभदायक होंगे। तो चलिए ये मेरा यूट्यूब चैनल रहा है, स्कोर पॉइंट आप लोग जरूर बन जाइए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग के लिए जो मेहनत है उसको। तो चलिए मेरे टेलीग्राम लिंक जो है वो आपको स्कोर पॉइंट है, इसमें आपको फ्री नोट्स मिलता रहेगा। बाद कि आपको तैयारी इतने माध्यम से मिलेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या है। तो सिंधु सभ्यता यहाँ से देखते हैं, एक एक पॉइंट को हम देखेंगे आप लोग के साथ। सिंधु सभ्यता क्या है, सिंधु सभ्यता कैसे खोज हुआ, अगर सिंधु सभ्यता नाम क्यों रखा गया, अगर सिंधु सभ्यता का रीजन क्या था, सारे पॉइंट्स मैंने एक एक नोट करके आपको लिख दिए। ज़्यादा नहीं है, बहुत शॉर्ट्स में आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट मिल जाएगा। तो कहते हैं कि आदि इतिहास के कारण, जैसे मैं आपको इतिहास का परिचय मैंने पिछले वीडियो में दे चुका हूँ कि इतिहास क्या है, इतिहास कैसे कैसे हमको जानने का माध्यम मिला है, इतिहास की पूरी तरह से क्लियरी बातें जो है मैं आपको पिछले वीडियो में कर चुका। आप जरूर उस वीडियो को देखिए, आपको पूरी तरह से मैं वहाँ पे बता चुके हैं कि इतिहास के 3 काल हुए थे, जिसमें से आपको जो आदि ऐतिहासिक होता था और क्या होता था ऐतिहासिक काल होता था, एक पाक ऐतिहासिक, सबसे प्राचीन जो था, सबसे पूर्व सबसे प्रारंभिक जो था वो पाक इतिहास था, आदि इतिहास। तो आदि इतिहास में हम सिंधु सभ्यता को पढ़ेंगे, जो यहाँ पे मैंने नोट कर दिया। देखिए तो सिंधु सभ्यता शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता रखा गया था। आदि ऐतिहासिक काल में इसलिए आदि ऐतिहासिक काल में रखा था क्यों, देखिए पाक ऐतिहासिक काल में जो था प्रारंभिक इतिहास में था कि आप देखिए वहाँ कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला था हमको, जिससे हम इतिहास को जानने की कोशिश भी किए तो नहीं जान सके। ठीक है, यहाँ क्या था, आदि इतिहास में हमको लिखा हुआ लिपि मिला था, बस उसे पढ़ा नहीं जा सकता था। तो देखिए इसको हम पढ़ेंगे तो कहते हैं कि ऐतिहासिक काल में रखा गया क्योंकि यह मानव द्वारा लिखित साक्ष्य मिले थे किंतु उसको पढ़ा नहीं जा सकता था। मतलब उसको पढ़ा नहीं जा सकता था, मतलब वो चित्र के माध्यम से ड्रॉ किया हुआ था, मतलब उसको पढ़ नहीं सकता था। बस उसको अनुभव के द्वारा हम इतिहास को लिखते आए हैं, इतिहासकारों ने था इसको पता लगाकर इसको लिखते आए हैं कि क्या क्या आखिर सभ्यता था और कैसी थी। तो इस बात को आप जानेंगे। इतिहास को अगर जानना है तो उसके पीछे रहस्य को जानिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेंगे पढ़ने में। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो कहते हैं सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली। सिंधु नदी के तट पे अक्सर जो सभ्यता होती है वो नदी के किनारे थे। जैसे नदी के किनारे थे, आप कहेंगे कि सिंधु सभ्यता नदी के किनारे थे, जैसे कि नदी हुआ मान लेते हैं हम। तो नदी के किनारे इसलिए सिंधु सभ्यता रखा गया था कि देखेंगे कि इस साइड में जैसे कि खेती किए, हमको रहने के लिए, हमको यातायात की सुविधा के लिए, सारी चीज़ के लिए नदी का मतलब एक प्रावधान रहता है कि नदी के द्वारा सारे हम काम करेंगे। इसीलिए वो नदी के किनारे अक्सर सभ्यता को हम देखते हैं। क्योंकि वहाँ से क्या होता है, पहले तो हमारे पास मतलब पेट्रोल वाली गाड़ी नहीं थी, डीजल वाली गाड़ी नहीं थी। इसी के साथ आप देखेंगे कि पहले हमारे सब पास जो थे मतलब बोर्डिंग नहीं था, जो मतलब खेती करने के लिए, तो नदी के सहारे हम सारी चीज़ करते थे। इसीलिए सभ्यता जो बसता था ना तो एक नदी के किनारे ही। ठीक है, तो सिंधु नदी के किनारे सभ्यता सिंधु सभ्यता थी, इसीलिए हम इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसी के नाम से उसको जाना जाता है। इसकी जानकारी पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी। एक हड़प्पा नाम का स्थान है, एक हड़प्पा नाम का जगह है जहाँ से इसकी खुदाई हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा से खुदाई शुरू हुआ जिससे पता चला, साक्ष्य मिला कि सिंधु सभ्यता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। जैसे कि देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ कि रेडियो कार्बन मतलब C14 मतलब C14 जो है आपको कार्बन 14 जो विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का इस कहने का अर्थ हुआ। आज तक हम ये नहीं समझ पाए, जब हम तैयारी करते थे तो मतलब देखिए बच्चे क्या होते हैं बेसिक से जानना चाहता है कि आखिर क्या करना। अगर बेसिक बच्चे अगर जान लेंगे तो उसको पढ़ने में आगे इंटरेस्ट है, वाह इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, मतलब इतना अच्छा जानकारी। तो देखिए ये जो C जो है C14 जो है C14 जो है ये एक ऐसा पद्धति है जिसमें जान सकते हैं कि कितने पिछले वर्ष के मतलब वर्षों
वर्षों को जान सकता है कि ये कितने पिछले वर्षों के चीज़ है या कितने वर्षों के पीछे का चीज़ है। इस चीज़ को जानने के लिए इस पद्धति का यूज किया जाता है, जिससे इस पद्धति से हम जाने कि सिंधु सभ्यता का जो तिथि था वो 23 से 50 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक मानी गई। आपको बहुत सारे बुक में मिलेगा 2300 से लेकर 1700, 2500 से लेकर 1700। तो आप ये एनसीईआरटी का नोट है, आप इसे मान के चलेंगे। और देखिए एग्जाम अकॉर्डिंग चलेंगे, अगर वो जहाँ वो दिया रहेगा तो हम 1-200 का डिफरेंट लेंगे या 1-2 ईस्वी। ऐसा नहीं कि मतलब डिफरेंट लेने के चक्कर में हम यहाँ पे लिया रहेगा 2350, 2500 तो हम ले लेंगे 3250। ऐसा डिफरेंस नहीं होता है, तो आप एक एग्जाम के अकॉर्डिंग अपना लगाएंगे। तो चलिए आप जरूर, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो आगे हम देखते हैं कि आगे क्या है। तो देखिए इस समय कांसे की खोज हुई। जब सिंधु सभ्यता में क्या हुआ, कांसे की खोज हुई। पहले हम सिंधु सभ्यता को थोड़ी सी डिटेल्स देते हैं, इसके बाद एक एक चीज़ जो जहाँ जहाँ शहर की खोजें हुई है, जो जो विशेषता है, सारी बात मैं उसको कंप्लीट करूँगा। आपको एक भी चीज़ नहीं छूटेगा, संतुष्ट होकर आप पूरी तरह से इस वीडियो में जाएंगे। कहते हैं इस समय कांसे की खोज हुई थी, इसीलिए इसमें कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, मतलब कहते हैं या करते हैं। जो यहाँ पे देखिए टाइपिंग कहीं कहीं गलत होगा, क्योंकि टाइपिंग करने से क्या होता है, टाइपिंग करते टाइम नोट करिए हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं मतलब इसे कांस्य युगीन, इसमें कांसे का खोज हुई थी। ठीक है। सिंधु सभ्यता के उत्तर में कश्मीर, ये एक तरह से चौहदी, आप इसे घबराएंगे नहीं। देखिए उत्तर में क्या होगा, कश्मीर में मांडा, कश्मीर में मांडा है। ठीक है। दक्षिण में दैमाबाद में, जो महाराष्ट्र में है। ये कहने का अर्थ है कि जो दक्षिण में था वो दैमाबाद था जो महाराष्ट्र में, तथा पश्चिम में सुतकांगेडोर था, सुतकांगे जो बलूचिस्तान में है, तथा पूर्व में पश्चिम प्रदेश आलमगीर, ये उत्तर प्रदेश होगा। पश्चिम प्रदेश आपको टाइपिंग से गलत लिखा गया है, आप यहाँ क्या लिखेंगे, उत्तर प्रदेश। ठीक है। उत्तर प्रदेश जो आलमगीर तक फैली हुई है। आलमगीर कहाँ पे है, आपको उत्तर प्रदेश में। तो एक तरह से चौहदी हो गया। ये जानना इसलिए होता है कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछ जाते हैं कि सिंधु सभ्यता के पूर्व में कौन से प्रदेश में थे, मतलब कौन से जगह पे थे, ये भी आपको पूछ सकता है। क्योंकि देखिए बीपीएससी आप क्या किए, आपको पूरी डिटेल्स जानना चाहते हैं, आप छोटे छोटे पॉइंट पढ़ के नहीं वहाँ जा सकते हैं, तो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए इससे आगे हम देखते क्या है। सिंधु सभ्यता कहते नगरीय सभ्यता थी। ये चीज़ आप देखिए, ये विशेषता है, लेकिन जानकारी मैं आपको दे रही हूँ, विशेषता मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताएंगे। तो देखिए सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ये नगर था, शहर था एक तरह से कह सकते हैं, जो प्रमुख नगर, जैसे कि ये प्रमुख नगरें हैं, ये देख लीजिए, आप ध्यान में रख लीजिए। ये प्रमुख नगर जो है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, देखिए यहाँ पे कोमा कोमा है, हड़प्पा ये अलग अलग है, धौलावीरा, राखीगढ़ और कालीबंगा, ये सब प्रमुख नगर था। ठीक है ना, जिसमें मतलब प्रमुख कह सकते हैं, महत्वपूर्ण नगर था, जिसमें देखिए पहले मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा हुआ करता था। ठीक है। फिलहाल में आपको क्या है, अभी जो सबसे बड़ा है वो राखीगढ़ शहर है। ठीक है, जिसके बारे में हम जानेंगे। राखीगढ़ शहर सभ्यता, जो सिंधु सभ्यता की एक शहर है, वो जो सबसे बड़ा है। अभी पहले मोहनजोदड़ो हुआ करता था। ठीक है। तो चलिए हड़प्पा के बारे में, हड़प्पा सबसे पहले हम हड़प्पा के बारे में जानते हैं। हड़प्पा खुदाई 1921 ईस्वी में हुआ था, जो दयाराम साहनी ने किया था। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। यह रावी नदी के तट पे पाकिस्तान में मोंटगोमरी के जिले में स्थित था। ठीक है। ये आप एक नज़र पढ़ लेंगे, और ये ट्रिक वगैरह भी होता है, तो ट्रिक वगैरह के साथ आप ऐसे क्या करेंगे, बच्चे एक बार पढ़ लेंगे एक वीडियो में कंप्लीट, तो क्या दिक्कत है पढ़ने में। ठीक है। इसी तरह हम देख लिए कि 1921 ईस्वी में इसका था हड़प्पा का, और ये दयाराम साहनी ने किया था, और इसकी रावी नदी के तट पे है। ठीक है, जो पाकिस्तान में। आपको 6 नदियाँ जैसे हुआ, ये क्या बोलते हैं, झेलम नदी, सतलज, चिनाब नदी, रावी नदी, ये सब क्या होता है, पाकिस्तान में होकर गुजरता है। तो ये सब आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। तो चलिए इससे आगे हम देखते हैं। क्या वीडियो को ना देरी करते हुए बच्चे क्या करते हैं, घबरा जाते हैं। कि हड़प्पा में मिली हुई वस्तुएं, जो हड़प्पा में मिली हुई वस्तुएं थी, कुम्हार का चाक था, श्रमिक आवास था, स्नान अन्नागार था, लकड़ी की ओखली था, संग का बैल था, हाथी का कपाल था, स्वास्तिक चिन्ह था, ये था RH मतलब 37 का स्थान था। तो ये सब आपको मतलब पूछा जा सकता है, या कोई भी एग्जाम में हल्का हल्का क्या होता है, आपका SSC MTS वगैरह लिया उसमें पूछ देता है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, पढ़ना बस जरूरी है। इसके बाद हम मोहनजोदड़ो को देखते हैं, जो अपने आप में पहले जो क्या था, बहुत बड़ा था, विकसित जो मोहनजोदड़ो था उसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मोहनजोदड़ो, तो ये यही बात है, दोबारा टाइपिंग हो गया है कि हड़प्पा से मिली वस्तु जो यहाँ था। मोहनजोदड़ो के बारे में चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या है मोहनजोदड़ो के बारे में। तो मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ते हैं हम।
कहते हैं मोहनजोदड़ो, इसकी खुदाई 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया था। सबसे पहले पॉइंट जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछने को मिलता है कि मोहनजोदड़ो क्या थे, आपको याद होगा कि इसकी खुदाई 1922 ईस्वी में हुआ, जो राखल दास बनर्जी ने किए थे। ये लड़कना जिले के पाकिस्तान में है, जो सिंधु नदी के तट पे है। मोहनजोदड़ो भी क्या था, सिंधु नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। सबसे आपको क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ जो क्या होता है, मृतकों का टीला, जो आपको एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था, अब नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये बदलते रहता है थोड़ा थोड़ा, तो थोड़ा थोड़ा इतिहास को आप करंट वीडियो देखते रहिए, क्या तो उसे और भी इंटरेस्टेड होता है। मतलब जैसे जैसे देखिए, जैसे जैसे यूट्यूब क्या होता है विकसित होता जाता है कि टीचर अच्छे अच्छे आते हैं, वो भी और से अच्छे बच्चों को समझाना चाहते हैं। हर टीचर का एक ख्वाब होता है कि वो अपने बच्चे को ऐसा दे ताकि उससे वो प्रसन्न हो जाए और उस पर लगाव रहे। ठीक है, तो यही हो गया, इसका बड़ा शहर था, अभी क्या है, राखीगढ़ है। ठीक है, तो चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं क्या है। तो कहते हैं मोहनजोदड़ो से मिली वस्तुएं, 3 मुख वाले देवता जो पशुपतिनाथ था। ठीक है, यहाँ पूजा जाता है इसी को। क्या कहते हैं, नर्तकी क्या, कांस्य मूर्ति, मतलब विशाल स्नानागार, अन्नागार, ये सबसे विशाल स्नानागार जो है, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ये मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा स्नानागार जो था। ठीक है, सूती वस्त्र, यही सब मिला। अब थोड़ी सी नोट पॉइंट क्या है यहाँ पे कि सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बड़ा भवन जो था मोहनजोदड़ो का अन्नागार था। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इससे आगे हम लोग देखते हैं कि लोथल के बारे में, ये एक शहर है जिसके बारे में सिंधु सभ्यता में जाना गया है, अलग अलग आदमी खोज के पता लगाया गया, तो इसको आप देखेंगे। इसकी खुदाई जो है आप देखिएगा 1957 ईस्वी या 58 दिया रहेगा, आपको इसी तरह दिया रहेगा, 56 भी कहीं कहीं दिया रहेगा। तो आपको घबराना नहीं, 1-2 साल का क्या करना है ना, आपको लेके चल रहा है। हिस्ट्री है, सब बुक में हर टीचर हर तरह के देखते हैं, तो आपको बस जानना है। ठीक है, इसको रंगनाथ राव ने किया था, जो भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। ठीक है, ये लोथल जो था गुजरात में स्थित है। यहाँ से आप जानते होंगे गुजरात जो स्थित है, यहाँ से मिली बंदरगाह मिला था, चावल के दाने मिलते। बहुत सारे बच्चे को बेसिक पता नहीं होता कि बंदरगाह क्या होता है। तो ये नदियों की तरह जो चलने की सुविधा होता है, जैसे कि देखिएगा बीच बीच में ऐसा जो टीला जैसे बना रहता है, जहाँ से कोई नौ जाके यहाँ मिल के खड़े होते हैं, या कोई आदमी वहाँ से सामान जो होता है यहाँ पे रख के आदान प्रदान कर सकते, तो वही बंदरगाह हो गया। ठीक है, तो आप समझेंगे, चावल के दाने मिलते, युग सावधान मिले थे, आपको क्या है, हाथी के दांत के पैमाने मिले थे। तो ये सब आप पढ़ते जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, समझते हैं। इसके बाद कहते हैं चंद्रहुद्रो या चांदहौद्रो, मतलब जो है, इसके बाद बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो यहाँ कहते हैं इसकी खुदाई 31 लिखा होगा। ठीक है, आप यहाँ ध्यान करिएगा, ये 31 है। ठीक है, 21 नहीं है, टाइपिंग गलत है। 1931 ईस्वी में गोपाल मजुमदार ने किया था, जो पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इसके बारे में आप जान लें। इसकी मिली वस्तुएं थी अलंकृत ईंट, मतलब मकान जो बनता था वो ईंट के अलंकृत गुड़िया था, खिलौने कह सकते हैं आप। बिल्ली कुत्ते के पैर के निशान थे, ये इंपॉर्टेंट है आपको, बिल्ली कुत्ते पैर के निशान, इसके पीछे पीछे करते गए, जिसके जो पद का निशान मिला था। ठीक है, इसी तरह देखेंगे हम। इसके बाद रोपर में देखते हैं कि इसकी खुदाई जो था 1953 में यगदत्त शर्मा ने सतलज नदी के किनारे किया था। ठीक है, ये सब थोड़ा थोड़ा जानते जाएंगे, इतना मतलब महत्वपूर्ण नहीं है कि आपको, लेकिन एक बार पढ़ लेंगे, क्योंकि एग्जाम आप क्या करता है ना, कोई भी एग्जाम जो होता है तो वो पॉइंट देखते हैं जो बच्चे ध्यान नहीं दे रहे, तो आप ध्यान हर चीज़ पे देंगे। तो रोपर क्या है, इसकी खुदाई 1953 ईस्वी में क्या है, जगदत्त शर्मा ने सतलज नदी के किनारे की थी। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला था। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो आगे देखिए क्या है, कालीबंगा, जो आपको एक तरह से महत्वपूर्ण है। कालीबंगा जो अमलानंद घोष ने 1951 में किया था, घघरा नदी कारण, जो घघरा नदी कहाँ है, राजस्थान में। तो ये सब जानना है आपको, एक बार पढ़ लेना है, थोड़ा सा याद कर। हिस्ट्री ऐसा है ना कि आप उसको याद करना ही पड़ेगा, इसमें याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, जो साक्ष्य जुते हुए खेत, मतलब जोते हुए खेत, यहाँ कहने का अर्थ है जो हल चला हुआ जो जोतता है खेत, वो जुते हुए खेत मिला था। नक्काशीदार ईंट मिला, जैसे ईंट तो रहता है सीधा, और ईंट में भी नक्काशीदार रहता है, नाम लिखा रहता है, जैसे कि कुछ लिखा रहता है, तो वो नक्काशी। अग्निवेदी का अग्निकुंड जैसे पकी हुई ईंट का हल मिला था। तो इसी तरह से सारे चीज़ साक्ष्य मिलते गए और उसका शहर का पता चलते गया। तो ये जानने के, तो ये मतलब कालीबंगा ये क्या है, बहुत सारे बच्चे बेसिक में यही नहीं जान पाते हैं, तो इसको आप घबराएंगे नहीं। ये सब एक तरह से आपको शहर है जो आपको इतिहासकारों ने खोज कर के सारी चीज़ जो लिखी हुई है, इसके अकॉर्डिंग हमको एग्जाम में पूछा जाता है। हमको तो इतिहास को जानने के लिए एग्जाम को क्वालिफाई करना है। बाद बाकी इतिहास की क्या रहस्य है, तो आज तक तो बड़े बड़े मतलब
पता ही नहीं कर पाए, लेकिन उसको जो जो मिला उस अनुसार लिखा गया है बुक। ठीक है, तो देखिए क्या है, कहते बनावली है। ठीक है, इसकी खुदाई जो क्या है 1973 ईस्वी में किया गया है, जो रविंद्र सिंह विशिष्ट प्राचीन सरस्वती नदी के हरियाणा में स्थित है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रख लेंगे, स्थित है। इसके बाद कहते हैं इसका साक्ष्य हल्की आकृति का खिलौना मिला था, मछली पकड़ने का तांबे की बंसी मिला था। देखिए सारे चीज़ विकसित होते गया, धीरे धीरे सारे चीज़ विकसित होते गया। सारे चीज़ क्या होगा, शहर में एक तरह से विकसित होते गया। जैसे हम लोग के साथ, जैसे कि हम लोग अभी क्या है 2000 मतलब ईस्वी में जो है, तो उसमें सारे चीज़ प्रचलित है, धीरे धीरे और भी डेवलपमेंट हो रहा है, धीरे धीरे और भी ऐसे ही होते जाता है। तो आप इतिहास को जानने के लिए आप रोचक इसलिए होइए कि देखिए नया चीज़ मिलता है। तो ठीक है, इसी तरह से मिलता गया, इतिहासकारों ने लिखता गया। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे रंगफूड क्या, इसकी खुदाई रंगनाथ राव ने 1954 में गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित था। यहाँ से धान की भूसी मिली थी। ठीक है, एक बार आप पढ़ते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ये हो गया। इसके बाद देखते हैं कि कोट दीजी, इसकी खुदाई जो हुआ था आपको 1953 में फजल अहमद ने की, जो सिंधु नदी के किनारे खैरपुर पाकिस्तान में स्थित था, जिसका साक्ष्य था गत्राबास गहनों का जखीरा। तो इतने शहरों थे। ठीक है, इतने सारे शहरों के बारे में सिंधु सभ्यता में जानेंगे। अगले वीडियो में आपको हम वैदिक देखेंगे। यहाँ पे लेकिन और है, सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ, सिंधु सभ्यता मतलब जो विशेषताएं थी क्या थी, सारी चीज़ को हम अभी देखते हैं वीडियो में, घबराना नहीं है हमको। तो सिंधु सभ्यता का देखिए विशेषता कहते हैं, सिंधु सभ्यता की विशेषता यह शहरी सभ्यता थी, नालियों की मतलब शहरी सभ्यता थी ये, मतलब यहाँ शहर से डेवलपमेंट था। ठीक है ना, ये कहते हैं नालियों ढकी हुई थी, जो नाली में जब पानी निकलता था वो ढका हुआ था, ऐसा मतलब इतना अच्छा मतलब शहर था वो, पूरी तरह से शांत वातावरण कह सकते हैं हम। सड़कों को परस्पर समकोण पर काटती है। तो जब देखिएगा बहुत सारे बच्चे बांगे जब बेसिक बुक पर है तो समकोण पर काटती हुई बातें नहीं पता होगी। देखिए जैसे कि देखेंगे हम, ये एक तरह से ये सड़क है, देखेंगे हम ये एक सड़क है। ठीक है, इसके क्या है चारों साइड जो था समकोण प्रकार की रोड, मतलब सड़क जो था, मतलब जैसे ऐसे गया, इसका समकोण क्या होगा, ऐसे होगा, इसका समकोण क्या होगा, ऐसे होगा, इसका समकोण कैसे, मतलब एक दूसरे के कभी टकराता नहीं था। मतलब ऐसे नहीं था कि मतलब जाम लग जाए, जाम लगने का मतलब पूरी तरह से फंसे हुए हैं, तो ये सब नहीं होता था। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिए कि क्या था इसका मतलब। ठीक है, समकोण का एक समाज मर्द सत्तात्मक था, मतलब यहाँ का जो समाज में था, यहाँ मतलब जो लीडर होते थे, नेता होते थे, वो एक महिलाएं होती थी। कितना अच्छा मतलब ये तरह से मतलब सिंधु सभ्यता था, एक तरह से विकसित था इसीलिए। ठीक है, इसीलिए बोलता है कि लिपि भाव चित्रात्मक थी, मतलब लिपि जो था यहाँ का जो पढ़ा नहीं जा सकता था वो मतलब चित्रात्मक भाव का था। जैसे कि कोई भी चित्र को चित्र के द्वारा भाव के रूप में देखते, इसी तरह से वो पढ़ा जा सकता था। ठीक है ना, इसी तरह से उसको भाव के अनुसार जाना गया, जो कि दाएं से बाएं की ओर लिखी थी। और हो गया यहाँ पे और लिखी थी, मतलब दाएं से बाएं की ओर लिखी थी, किंतु इसे पढ़ा नहीं जा सकती। ये मैंने शुरू में ही पॉइंट आपको लिख दिया कि सिंधु सभ्यता का लिपि तो मिला था लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता था, क्योंकि चित्र के रूप में, भावात्मक रूप में मिला था। ठीक है, यहाँ पर कृषि का एवं व्यापार दोनों हुआ करता था। यहाँ कृषि एवं शहर था, तो यहाँ व्यापार होते था, जो भी होता था व्यापार करता था। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं जैसे कि आप मूवी देखोगे मोहनजोदड़ो, वहाँ सारी चीज़, तो आप अच्छे मूवी देखिए ताकि आपका माइंड जो होगा ना हिस्ट्री पढ़ने में और भी जागरूक होंगे। ठीक है, इसका तो मोहरों का एक श्रृंगी पशु का चित्र मिला था, और भी कुछ विशेषताएं जिसको हम ध्यान से देखेंगे। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं यहाँ फिर है कि यहाँ युद्ध से लोग परिचित नहीं थे, शांत वातावरण था, लड़ाई झगड़ा का माहौल नहीं चाहता था। ठीक है, इस समय कांसे की खोज हुई थी, ये मैं पहले बताया। राजनीतिक था, यहाँ मतलब लीडरशिप था, सारी चीज़ एक तरह से ढंग से होता था। सामाजिक था, एक समाज से रहता था, जुड़ के सभी रहता था। सांस्कृतिक था, एक परंपरा था अपने में, उसको सारा चीज़ को मानते थे। ठीक है, तो यही इसकी विशेषताएं हैं जो आपको पूरी तरह से सिंधु सभ्यता की थी। तो यहाँ पे हम सारे चीज़ जान लिए, आपको इससे कभी डाउट नहीं होगा, तो आप पूरी तरह से जान लेंगे। ठीक है, इससे आगे पतन का कारण हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन का कारण क्या था। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण था पतन का कारण बाढ़, जो मूवी में आपको बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि बाढ़ किस तरह से है। तो देखिए ये आर्यों का आक्रमण भी था, आर्यों का आक्रमण कर दिए थे, जो इस जैसे कि मध्य एशिया के जो आदमी थे, जो आर्य था उसने भी आक्रमण करके बहुत ही शक्तिशाली थे, तो उसका भी आक्रमण था। लेकिन मेन जो था बाढ़ के कारण क्या हुआ, सिंधु सभ्यता पूरी तरह से क्या हो गया, विलीन हो गया। ठीक है, जिसका जलवायु परिवर्तन था, महामारी थी, ये सब कहने के लिए है, लेकिन आपको मुख्य कारण जो बाढ़ पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से पूरी सिंधु सभ्यता मैंने खत्म किया, सिंधु सभ्यता शुरू से लेकर पतन तक। तो आपको जरूर अच्छा लगा तो जरूर चैनल से बन जाइए। अगले वीडियो जो होगा हम वैदिक सभ्यता से लेकर आएंगे। तो चलिए आज के लिए थैंक यू।